Welcome once again, dear friends. And today we are going to focus on Indian economy. And पहला चैप्टर हमारा है इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय में इसकी क्या स्थिति थी, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे आज। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हमारे जो बच्चे हैं लेट ब्लूमर्स, ये सारे वीडियोस मैं भी जो बना रहा हूँ ये लेट ब्लूमर्स के लिए बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई किसी तरह की क्षमता में कमी है, उनको कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दे शुड नेवर थिंक दैट दे आर inferior to anybody, but only think they have started their effort very late. They are not punctual in their study. They are not focused from the month of April. They have started working on syllabus very late, and that is the reason they need to do hard work. So my videos are totally focusing on those students. Okay, so इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इसको समझने के लिए हमको 5 पांडव और पांडवों के साथ लॉर्ड श्री कृष्णा 6 इनको मिला दिया जाए। महाभारत के युद्ध में आपको मालूम है कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण का बहुत बड़ा रोल था, तो इसको हम बस इतना ही कहते हैं, पांडव प्लस श्री कृष्ण। इस तरीके से आप 6 भागों में बांट दें, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको समझने के लिए हमने 6 भागों में बांटा गया है। बस पांडव प्लस श्री कृष्णा ऐसे याद रखेंगे तो आपको 6 दिमाग में आएंगे। ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 6 भाग डिवाइड किए गए हैं। इसको हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ ले लेता हूँ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो परिवर्तन हो रहा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 6 है। ओके, और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। चलिए, तो एग्रीकल्चर की क्या फीचर्स थे पहले उस पर। लो प्रोडक्टिविटी। ओके, फीचर्स नंबर 1 लो प्रोडक्टिविटी। आप जितने भी आप फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो फीचर्स को आप पढ़ेंगे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे। ये जब तक नहीं करेंगे, लिखने का काम साथ साथ होना चाहिए। फीचर्स पढ़ा, उसको ध्यान किया, इसके लिए मैं फार्मूला बताया हूँ, रीड, रिकॉल एंड राइट। ये चीज़ को फॉलो करेंगे आप, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छा करने से। पहले पढ़ा, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। आपने 2 बार पढ़ा। लो प्रोडक्टिविटी, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसको पढ़ा, पहले रीड किया, इसके बाद आंखें बंद करके रिकॉल कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। लो प्रोडक्टिविटी याद कीजिए, लो प्रोडक्टिविटी पहला पॉइंट था। ओके, दूसरा पॉइंट लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। ये बस इतना भी अगर याद रखेंगे, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व अपने आप आ जाएगा। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे और इसके बाद जो पढ़ा उसको लिखेंगे। नहीं जो पॉइंट लिख पा रहे हैं उसको फिर दोबारा पढ़िए। जैसे पहला पॉइंट पढ़ा, पहला पॉइंट लिख पा रहे हैं तो पहले पॉइंट को लिख लीजिए। इसके बाद पहला पॉइंट प्लस दूसरा पॉइंट पढ़ें और रिकॉल करें, लिखें। फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्लस तीसरा पॉइंट पढ़ें, रिकॉल करें, लिखें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट पढ़ें, रिकॉल करें, लिखें। ये तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन इस चीज़ से याद करेंगे आप और इसको बार बार करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारा फीचर्स, एग्रीकल्चर का फीचर्स क्या था? लो प्रोडक्टिविटी थी, है ना। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, उसको हम प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं, तो वो बहुत ही कम था।
ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत प्रयास नहीं किए गए थे। ट्रेडिशनल जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था उसके द्वारा होता था। और मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं हुआ। अगर इसको तुलना करें हम ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो 1960s के दौर में आया था, नॉर्मन बोरलॉन्ग अर्जेंटीना के थे, उन्होंने जो रिसर्च किया था उसी रिसर्च को यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। एंड द मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन वाज वीट एंड क्रॉप पर उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इसके बाद लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, तो इसका प्रोडक्शन में जो है तमाम बहुत तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व थे, और जिसकी वजह से क्योंकि उनके प्रोड्यूस को मार्केट नहीं मिल रहा है, और मार्केट जब नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से उनको नुकसान होता था। और इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ना, क्योंकि इसके बाद एग्रीकल्चर जो आगे पढ़े आपने लेसन पढ़ा होगा, तो जो वीविंग इंडस्ट्री थी, मेटलर्जी इंडस्ट्री थी, सब धीरे धीरे अंग्रेज जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ से लोग भाग के यहाँ पर आने लगे एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती गई, तो इसलिए उस तरह से कुल मिला के कॉस्ट बढ़ता गया इसका। तो लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरीगेशन का अभी भी डिपेंडेंसी ऑन मानसून था, मानसून के ऊपर निर्भरता थी, और अंग्रेजों ने कुछ प्रयास नहीं किया था इरीगेशन कैनाल वगैरह बनाना वगैरह का काम जो है जिस मात्रा में बनानी चाहिए उस कुछ नहीं किया गया वैसा। ठीक है, कुछ काम रिपन ने जरूर किया था, लॉर्ड रिपन ने, तो लेकिन वो मतलब ड्रॉप इन ओशन के समान था। कुल मिला के अंग्रेजों ने हाईली नेगलेक्ट किया, नेगलेक्ट नहीं वर्ड सही है अंग्रेजों के लिए, उन्होंने उनका पर्पस था एक्सप्लॉइट करना, तो उन्होंने हाईली नेग्लिजेंसी शो किया अब एग्रीकल्चर को, इरीगेशन पर स्पेशली। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग, अब एक परिवार है उसमें दो बेटे के फिर दो बेटे उनके दो बेटे फिर उनके दो बेटे, तो ये हर बार अगर ज़मीन का जो बंटवारा होता गया तो टुकड़े में बंटती गई ज़मीन, और नेक्स्ट जनरेशन के पास ज़मीन बहुत थोड़ी बची, तो उस पर एग्रीकल्चर करना भी दिक्कत हो गया। तो ये फीचर्स है, तो इस तरीके से हम फीचर्स को याद रख सकते हैं। दूसरा हमारा कॉज ऑफ स्टैग्नेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण थे स्टैग्नेशन के। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि उसमें कोई गति नहीं आ रही थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, जिससे ना तालाब में पानी में कोई फ्लो नहीं होता है, नदी के पानी में फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए सर्वाइवल रेट एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होता है फ्लोइंग वाटर में। तो ये कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन, रुका हुआ था एग्रीकल्चर, बिल्कुल रुका हुआ था। उसके कारण क्या थे? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो जो है वो हमारे आप जानते हैं कि 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए गए थे। 3 तरह के सिस्टम कौन कौन थे? तो जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो इसको आप इस तरीके की चीज़ों को आप ऐसे डायग्राम बना के याद कर सकते हैं। ये जो है ना रैयतवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इधर जो है वो महलवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी ना वो क्या था? ये हमारा था जमींदारी सिस्टम, जमींदारी। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप मैप्स पढ़िए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो डायग्राम से अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम में जो है ये जमींदारी सिस्टम, ये महलवाड़ी सिस्टम और ये रैयतवाड़ी सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 तरह के हो गए। ठीक है, 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, और जमींदारी सिस्टम जो है परमानेंट सेटलमेंट भी इसको कहा जाता था। ये लंबे समय तक जो है टैक्स का जो रेट था उसको फिक्स किया जाता था। इसमें ग्रुप ऑफ फार्मर्स और इसमें पूरा विलेज जो मिलके टैक्स पे करता था। एनी हाउ ब्रिटिशर्स चाहते थे, दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू गेट द रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और फिक्स अमाउंट में उनको रेवेन्यू मिलता रहे, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रेवेन्यू मिलने में। आप मर के जी के जैसे भी देना है, रेवेन्यू उनको लेना था। और आपने एक मूवी भी देखी होगी, लगान मूवी, जिसमें आमिर खान और उनकी टीम जो है कैसे, तो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म थी वो, और मैंने उस फिल्म को 3 बार देखा था, क्योंकि उसमें सारे फैक्टर्स थे। अगेंस्ट कास्टिज्म था, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई थी उसमें दिखाया गया है, उसमें यूनिटी थी, उसमें लीडरशिप थी, बहुत कुछ उस फिल्म में लगा। तो मैं 3 बार देखा और बच्चों मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। खैर, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपने इसको मैप से पढ़ लेंगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया। सुनने में बड़ा प्यारा लगता है कमर्शलाइजेशन, क्योंकि आज हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन उनका जो कमर्शलाइजेशन था वो भारत में जो आदमी की बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, जो फूड क्रॉप्स, वीट हो, राइस हो, मैज हो, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको कमर्शलाइजेशन करता हूँ,
है ना। उन्होंने क्या किया, इंडिगो कल्टीवेशन, क्योंकि यूरोप में इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या, इंडिगो कल्टीवेशन उन्होंने करवाया। और भारत में जो राइस ग्रोइंग एरिया थे वहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन करवाना, और उसका भी नहीं उनको रेट देना, और इसकी वजह से ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो ले आते थे। एंड दे आर फोर्सिंग, इसको बिहार में नाम दिया तीन कठिया सिस्टम, और इसी के उसमें राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी से मिले, और उन्होंने राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट किया महात्मा गांधी को, और वही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह बना वेस्ट चंपारण में। खैर उसकी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब पार्टीशन, अब भारत और पाकिस्तान, जैसे मान लीजिए किसको भी डायग्राम से अगर दिखाना चाहें तो ये उस समय जब आज़ाद हुआ था देश, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि देश का जो विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर किया गया। तो जिन्ना ने मांग की कि हमको मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र, तो ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान कहलाया, और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाया, जो इसको 1971 में इसको ये बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ओके, तो 1971 का जो वॉर हुआ था इसका 74-75 बना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है 74-75 में, 74-76 में इमरजेंसी हुआ था, 74-75 में, 97 में लॉन्गवाल का युद्ध हुआ था 1970, जिस पर बॉर्डर फिल्म बनी थी। एक बार साथ चेक करेंगे इसको। खैर यहाँ मेरा पर्पस ये नहीं था, ये यहाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ बना, तो यहाँ अब यहाँ से जो है ना, जो हिंदू पॉपुलेशन थी, और यहाँ से पाकिस्तान से हिंदू और सिख पॉपुलेशन जो आई, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ काफ़ी हुई, पॉपुलेशन काफ़ी आया, लेकिन जो लैंड एरिया था, जो एग्रीकल्चर जो एरिया था वो यहाँ रह गया। राइस प्रोड्यूसिंग एरिया यहाँ था, और यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादातर थे, तो इनका जो है ये पाकिस्तान में बन कर रह गए, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन का लोड बहुत बढ़ गया और प्रोडक्शन कम, जिसकी वजह से पहला, इस अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहला प्लान इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर को फोकस किया था, क्योंकि हम सर्वाइवल करना चाहते थे। खैर, तो इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत लोड पड़ गया, बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, इसकी वजह से एग्रीकल्चर बिल्कुल डैमेज हो गया, पॉपुलेशन खाने की व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में अंग्रेजों ने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं था ना डेवलपमेंट करना, उनका मोटिव भी तो अलग था। ठीक है, तो अब आते हैं, ये हमारा एग्रीकल्चर, तो फीचर्स और कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम आते हैं इंडस्ट्री, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू फोल्ड पॉलिसी। अब देखो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन से हम शिफ्ट होते हैं किसमें, मैकेनाइज्ड वे ऑफ प्रोडक्शन पर। तो यहाँ पर क्या किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उल्टा किया गया, मतलब जो इंडस्ट्री थी उसको समाप्त करने की प्रणाली जो है ये काम किया गया कि धीरे धीरे कैसे यहाँ इंडस्ट्री समाप्त हो जाए, यहाँ की इंडस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया, रिड्यूस स्टेटस ऑफ इंडिया एज अ मियर एक्सपोर्टर। उन्होंने ऐसा काम किया कि भारत जो है क्या बन जाए, स्टेटस ऑफ इंडिया इज ए मियर एक्सपोर्टर, केवल एक्सपोर्टर बने। ठीक है, रिड्यूस स्टेटस ऑफ इंडिया एज अ मियर एक्सपोर्टर, किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का। मेक इंडिया एज स्पॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गुड, और उनका उद्देश्य क्या था कि भारत को एक मार्केट बना दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ इंग्लैंड में हो चुका था, तो वो चाहते थे कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोडक्ट बने कहाँ बिकेगा आखिर भाई, तो उसको बेचने के लिए कोई मार्केट तो चाहिए। तो उन्होंने भारत को क्या बना दिया, मार्केट बना दिया। और अगर आपको मैप याद हो, ये अगर इंग्लैंड है और अगर इसको हम इधर स्पेन वगैरह है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी, इसके नीचे क्या है, ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये ऐसे, ये रेड सी है, ये क्या है, रेड सी, अभी जहाँ पर इजराइल और गाजा वगैरह से चल रहा है मामला। ठीक है, और इंडिया ऐसे है, तो इंडिया ऐसे है, बड़ा पॉइंट। तो यहाँ से पहले ट्रेड कैसे होता था, ये ऐसे ऐसे आता था, और ऐसे पहले कालीकट में आता है, मालूम है, सूरत में पहली फैक्ट्री लगी थी, यहाँ पर सूरत में पहली फैक्ट्री लगी थी 1608 में। तो ये ऐसे ट्रेड होता था। उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा करिए तो बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग रहा है भारत को बर्बाद करने में, एक्सप्लॉइट करने में, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक स्वेज कैनाल है 1869 में, इसका 1869 में। ठीक है, ये स्वेज कैनाल,
SEZ स्वेज कैनाल, इसको यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया और जिसकी वजह से उस पर डिटेल हम लोग को नहीं जाना है। अब इसको उन्होंने क्या किया, इसको अपना अधिकार में ले लिया, उसने प्रभाव में ले लिया। और इसके बाद वो ट्रेड जो पहले इतना घूम के आता था, इतना घूम के होता था दोनों तरफ से ट्रेड, ठीक है, इसको अब क्या क्या हुआ, ट्रेड यहाँ शुरू हो गया। अब ये बड़े आराम से, मतलब 7,000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस उन्होंने बचा लिया और ये भारत का एक्सप्लॉयटेशन और फास्ट होने लगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। तो रिड्यूस स्टेटस ऑफ इंडिया एज ए मेयर एक्सपोर्टर, ठीक है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, ध्यान रखेंगे। मेक इंडिया ए स्पॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब ये पॉइंट को 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे। जब तक नहीं करेंगे ये काम कुछ होने वाला नहीं है, ओके, लेकिन होगा क्योंकि आप करेंगे। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी भारत के जो तमाम जो सेंटर से, चाहे कोयम्बटूर हो, चाहे मैसूर हो, चाहे बनारस हो, चाहे गया हो, चाहे पोचमपल्ली की साड़ियाँ हो, चाहे सूरत हो, पटोला साड़ी, तो ये सारे जो सेंटर्स थे, पूरा हिंदुस्तान हैंडीक्राफ्ट का हब हुआ करता था। आज यूपी में एक स्कीम चली है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप समझ लीजिए कि उस ज़माने में ये सब कॉन्सेप्ट था, केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज भारत के राज्यों में दूसरे नंबर पर हो गया है उत्तर प्रदेश GDP के मामले में। तो ये आप समझ लीजिए, तो ये मतलब ये है, केवल ग्रोथ स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर मैनेजमेंट सही हो तो सब कुछ सही हो सकता है। और ये विदेशी रूल था, इसलिए तो अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, तटकर कानून लाया। भारत से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे गुड्स, तो उस पर टैरिफ पॉलिसी जो है अपने फेवर में लाया। हाई टैरिफ, जब जब यहाँ से चीज़ें वहाँ जाती थी तो हाई टैरिफ, जिससे कि रॉ मटेरियल जो भारत से जो फिनिश प्रोडक्ट थे वो कॉस्टली हो जाते थे और वहाँ से आने वाले को फिर टैरिफ फ्री कर देते थे या नो टैक्स लगाते थे। तो टैरिफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स जो कि पोर्ट्स पे लगाया था। लो प्राइज्ड मशीन मेड गुड्स, वो एक एडवांटेज उनको ये हो गया कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ जो फिनिश प्रोडक्ट्स था वो फाइन भी होते थे और कॉस्ट और प्रोडक्शन का कम होता था, तो वो उसके लिए भारत के प्रोडक्ट्स को उनसे कम्पीट करना मुश्किल हो गया। तो लो प्राइस मशीन मेड गुड्स, चेंजेस इन द टेस्ट एंड रेफरेंस टुवर्ड्स ब्रिटेन मेड गुड्स, ठीक है, चेंजेस इन टेस्ट एंड रेफरेंस टुवर्ड्स ब्रिटेन मेड गुड्स, ठीक है। तो अब ये भारत के लोगों का भी टेस्ट बदल रहा था, क्यों? क्योंकि उनको सस्ते मिल रहा था। तो ये एक परिवर्तन भारत के मार्केट में दिखाया था, भारतीय कंज्यूमर में। जैसे आज हम चाइना के प्रोडक्ट के पीछे कुछ लोग दीवाने हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सस्ता, तो कंज्यूमर तो सस्ता के पीछे भागेगा ही कंज्यूमर को, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए ड्रॉबैक हो रही थी, ठीक है। तो भारत को एक, जब तक अब यहाँ पर एक रोल आता है पेट्रोटिक फीलिंग का, राष्ट्रवाद का, कि जैसे महात्मा गांधी ने जब कहा खादी का, जब किया आप सेक्रीफाइस करोगे तब तो, महात्मा गांधी ने सेक्रीफाइस करवाया, लोगों को ट्रेंड किया। खुद लीडर्स को ऐसा होना चाहिए, लीडर को जब आप लीड करते हो ना तो आप खुद उसको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो महात्मा गांधी ने एग्जाम्पल सेट किया। यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा खादी का जो उनका कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से लोग अपना कपड़ा खुद बनाने लगे। उनका ग्लैमर, जो ये जो पॉइंट है ना, इसी ग्लैमर को तोड़ने के लिए, तो ये लोगों का ग्लैमर खादी में उन्होंने क्रिएट किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के सामान कपड़े कम बिकने लगे, ठीक है। तो इसकी ये बहुत बड़ा खादी का यही विज्ञान है, खादी। चलिए, तो फॉल इन इंकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और भारत के उद्योगों का फॉल होने लगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई, और इसकी डिमांड नहीं उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, जिस तरह से एक साइक्लिक इम्पैक्ट क्रिएट होने लगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एक बार और पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उन्होंने शुरू किया अंग्रेजों ने। लो प्राइस मशीन मेड गुड्स, मशीन में बनी हुई चीज़ें इंग्लैंड में सस्ती होती थी, जिससे यहाँ पर सेल करना उनके लिए आसान हो गया, उनकी डिमांड बढ़ गई। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स ब्रिटेन मेड गुड्स, और इसी की वजह से यहाँ पर ये पॉइंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर टेस्ट बदलने लगे। फॉल इन इनकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और भारत के हैंडीक्राफ्ट उद्योग का पतन शुरू हो गया, ठीक है। और इसको काउंटर करने के लिए महात्मा गांधी ने जो काम किया उसको भी याद रखेंगे, ताकि आपको याद हो जाए पॉइंट, ठीक है। ओके, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा है लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। भारत में इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। ओके, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन करे, इनकम जनरेट करने की शक्ति हो। लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है कम होता जा रहा था इंडस्ट्रीज का।
क्योंकि इंडस्ट्रीज का यहाँ प्लांट में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया उसी का ये रिजल्ट है। ओके, लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का जो ऑपरेशन का जो एरिया था बहुत ही लिमिटेड, नाम मात्र का, कोई भी प्रोडक्शन का जो सेंटर तो नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में जो टिस्को थी, लेकिन गवर्नमेंट की जो कंपनी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, और वहाँ उसी क्षेत्र में किया गया था जहाँ उनको प्रॉफिट था। वैसे मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे सेकंड प्लान में इंडिया में जब सेकंड प्लान हुआ तो हमने सेकंड इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए थे ताकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, भारत का बेसिक उसको बैकबोन क्रिएट किया जा सके इंडस्ट्रीज़ को। आयरन इंडस्ट्रीज को बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें जो डेवलप हुई, तो उस समय उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर था। तो ये हमारा स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उसके कारण यहाँ पर है लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें एक पॉइंट और लूप साइडेड ग्रोथ में जैसे कुछ इंडस्ट्रीज उन्होंने अगर डेवलप भी हुई, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या जूट इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ डेवलप किया गया था, लेकिन वो एक निश्चित जोग्राफिकल एरिया में ही हुआ था, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था, या यहाँ पर महाराष्ट्र में या गुजरात के एरिया में हुआ था। तो ये बहुत ही इनसफिशिएंट था, और उसके ग्रोथ में जो ब्रिटिशर्स का ही इंटरेस्ट होता था उनका कि वो या इसके अलावा टी और कॉफ़ी का भी जो है डेवलपमेंट जो हुआ, लेकिन उसमें सारा कुछ उनका अपना मोटिव ही था और अपने ही फ़ायदे के लिए। एक टिस्को का जो सेटअप हुआ था 1997 में, वो थोड़ा सा एक भारत के लिए थोड़ा अच्छा था, और वो प्राइवेट सेक्टर में था हालांकि, लेकिन बाकी जो है शुगर, सीमेंट, पेपर, इन सब इंडस्ट्रीज़ जो लगाई भी गई थी वो बहुत ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आई थी उनको। तो इस तरीके से हमारा ये स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को हमने कवर करने का प्रयास किया, और इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से। अब आते हैं हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर, क्योंकि व्यापार का बड़ा महत्व होता है। जब व्यापार होता है तो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास आते हैं, इनफ्लो ऑफ करेंसी होता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारे पास। ठीक है, और उससे हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जो फार्मर्स हैं, जो भी हैं व्यापारी ट्रेडर्स, उनकी आय बढ़ती है तो नेशनल इनकम में वृद्धि होती है। ओके, तो ये फॉरेन ट्रेड। और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा वेलफेयर होता है, हमको जो ज़रूरत है, हम इम्पोर्ट किस चीज़ का करते हैं उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है डेवलपमेंट। लेकिन फॉरेन ट्रेड भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। लेकिन आप देखोगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने इसको एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से उन्होंने भारत की इस व्यवस्था को चौपट किया। तो लाइट ऑफ हो गई है, मैं पर लाइट चल रही थी ना, तो लाइट ऑफ हो गई। खैर, थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है फॉरेन ट्रेड का। तो पहला पॉइंट हमारा स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उन्होंने भारत की स्थिति क्या कर दी कि उन्होंने स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब अंग्रेज जो सामान बनाएंगे वो हम केवल उसके को खरीदने वाले होंगे, और हमारा क्या जाएगा यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब कॉटन, आप सोच लो कॉटन अगर 10 रुपये कॉटन है मान लो, तो 10 रुपये कॉटन जाएगा और 5 रुपये की शर्ट आप पहनो, ये समस्या। मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपेंसिव, और भारत के एक्सपोर्ट पर उनका मोनोपोली कंट्रोल था। मतलब जो भी ट्रेड करना है दे विल डिसाइड कि हम ट्रेड कहाँ होगा, किन से होगा, कितनी मात्रा में होगा। तो भारत के एक्सपोर्ट पर उनका कंट्रोल, मतलब आप ये समझ लो कि जो डायरेक्शन ऑफ जो ट्रेड है ना है उसके ऊपर उनका नियंत्रण था। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब भारत के लिए एक ड्रॉबैक था। तो ये इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत उनकी कॉलोनी थी और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर उनकी मोनोपोली होने का ये परिणाम था। और ये फास्ट और भी हो गया जबकि जब सुएज कनाल वगैरह का जब जैसे मैंने चर्चा की, तो उनके कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन था उस पर काफ़ी उनकी कमी आ गई, और जिसकी वजह से ये और एक्सप्लॉयटेशन फास्ट हुआ। खैर, तो मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज इंडियाज एक्सपोर्ट, ये जो ट्रेड था उन पर मोनोपोली उनका कंट्रोल था।
मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, और जो एक्सपोर्ट से जो सरप्लस होता था उसको भी उन्होंने मिसयूज किया। तो एक्सपोर्ट एक्सेस मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स। ओके, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि दिस सरप्लस भारत, दिस सरप्लस कुड नॉट बी यूज्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इट वाज वेरी सेटबैक फॉर इंडिया कि अगर ये सरप्लस होता है, जिससे हम आज सरप्लस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर सरप्लस हो जाता है, तो वो हम भारत के विकास के लिए हम कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक था, क्योंकि इससे जब लोगों के देश की डोमेस्टिक इनकम जब बढ़ेगी तो भारत की जो नेशनल इनकम बढ़ेगी, डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी, तो उसका एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी उसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस के पॉइंट को, ये हमारे लिए काफ़ी घातक रहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सचेंज वो उनके अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ किया और हमको उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मगर आप पहले के जब अगर हम एक डेटा देखें तो एक डेटा हमारे पास है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारे पास एक डेटा देखिए, हम 1938-39 में एक्सपोर्ट 169 और इम्पोर्ट 152, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस है। ठीक है, बीओटी हमारा बीओपी का पार्ट है, जो कि आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले लेसन में पढ़ा हुआ है। 1945 से 46 266 245 यहाँ भी सरप्लस है, देख लीजिए आप। 1946 से 46 टू 47 319 288 प्लस 31, 47 टू 48 403 389 प्लस 40। तो ये हमारा सरप्लस था, लेकिन इसका हम उपयोग जो है हमारे लिए नहीं हो पाया। ये अंग्रेज़ों ने एक बहुत एक बड़ी जो है भारत के साथ जो उनका एक्सप्लॉयटेशन का जो एजेंडा था, इससे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस ये हमने किया। इसके बाद आते हैं हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर। ठीक है, डेमोग्राफी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पॉपुलेशन और उसके नेचर को हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हाई बर्थ एंड डेथ रेट, भारत में हाई बर्थ रेट भी था और डेथ रेट भी हाई था, इसलिए नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं था। ठीक है, ये कंट्रोल था। नेचुरल ग्रोथ इसको कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी चाइल्ड जो है ना, ये हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, शिशु मृत्यु दर जिसको कहते हैं। लो लिटरेसी लेवल जो है काफ़ी कम था, लोगों में ज्ञान की कमी थी कह लें। लिटरेसी होता है जो 7 साल जो लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो ये हमारा हाई डेथ रेट और बर्थ रेट, मतलब ये अगर डेटा की हम बात करें तो हाई 49 और 40 पर 1000 था ये डेथ रेट। बर्थ रेट हमारा 49 था और डेथ रेट हमारा 40 था। अब उस समय आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा था। और इसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत हाई था, 218 पर 1000 और 2016 में इसका था लगभग 34 था। तो ये हमारी हालत थी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, डेटा इसमें इस लेसन में डेटा का बड़ा महत्व होगा। एंड लो लिटरेसी लेवल की अगर बात करें तो ये मतलब बहुत हाई था उस समय, और लिटरेसी लेवल 16% से कम था उस समय में, और इसमें से फीमेल लिटरेसी लेवल जो है मात्र 7% था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा दर, और ये केवल 44 ईयर्स था, केवल 44। और जो कि 2016 के अगर डाटा को देखें तो 68.8% था 2016 में। 2016 में 68.8 था 2016 में। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उस समय कितनी था, उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो थी वो 44 ईयर्स थी, तो काफ़ी कम था। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ थी वो पुअर थी जगह जगह। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कह रहे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था, सोशल डेवलपमेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं था।
ओके। सो नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है चारों तरफ गरीबी, ठीक है। कोई उसमें हालांकि कोई रिलायबल डेटा नहीं था, तो लेकिन एक ये तो सही था कि भारत में गरीबी थी। और अगर आप पुराने जो भी जनरल्स हैं उसको देखें, गांधी फिल्म आपने देखी होगी, और कॉलोनियलिज्म का जो एजेंडा है वो तो एक्सप्लॉयटेशन ही था। उसकी वजह से भारत में विभाजन का एक बहुत बड़ा और स्पेशली कास्टिस्ट जो डिवीज़न है वो बहुत बड़े गति से हुआ, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट की और आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ते गए तो उनकी एक अलग जाति बन गई, और ये वो रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तो इसमें देखो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर और रीजनल वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ वर्कफोर्स। 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशनल सेक्टर था एग्रीकल्चर। जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटी है वहाँ एग्रीकल्चर का डोमिनेंस हमेशा से रहा है। तो एग्रीकल्चर पर डोमिनेंस ज़्यादा था, ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ये नहीं हुआ, बेसिकली ये बहुत बाद में डेवलप हुए, जब से हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात की, कॉटन, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, और कुछ खास सेंटर्स पर थी, इसलिए कहा गया लूप साइडेड डेवलपमेंट। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये वहाँ पर देखने को मिलता है। और शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो है बहुत ज़्यादा था, 70 to 75% 1951 में भी देखने को मिलता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% और के आसपास देखने को मिलता है, और सर्विस सेक्टर में 15 to 20% जो वर्कफोर्स होता है। इसके अलावा रीजनल वेरिएशन भी बहुत था, ठीक है। रीजनल वेरिएशन जैसे स्टेट्स लाइक तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, केरला हैं, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल, इन सब में वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। और ये चीज़ें बढ़ रही थी कहाँ, उड़ीसा में, राजस्थान में, पंजाब में, उसी समय में। मतलब एक तरफ वर्कफोर्स जो है डिक्लाइन हो रहा था, रीजनल वेरिएशन दिखाई दे रहा था, और दूसरी तरफ वो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया, AP मतलब साउदर्न के स्टेट ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल इसका एक्सेप्शन, नॉर्थ में डिपेंडेंसी रेशियो वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हो रहा था इन सब स्टेट्स में, जबकि रेशियो बढ़ रहा था कहाँ, स्टेट्स लाइक उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उसी साल में। तो ये एसएसएल रीजनिंग में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा टफ बन जाएगा, ठीक है। इतना आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ऑफ वर्कफोर्स, तो ये आपको रीजनल वेरिएशंस की चर्चा मैंने कर दिया, ठीक है। और इनके परिणाम से क्या हुआ कि प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हुआ, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते। और अगर हम एक डेटा देखें 1891, 60% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और दिस रोज 70% इन 1901 एंड 72% इन 1951। अब देख लीजिए 1891 में जहाँ पर 60% थे, ओके, आप सोच लीजिए 1891 में 60% थे, मतलब कम लोग थे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर, ओके। और इसके बाद 70% हो गया, 70% हो गया 1901, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड नहीं, 1921 पता है, सॉरी नहीं, 1901 में कितने हो गए, इसमें 1901 में हमारे हो गए 70%, और 1951 72% लोग हो गए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट। तो ये स्थिति थी, ये बहुत सोचनी होगा। और एग्रीकल्चर पर जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं रह जाएगा ना, ठीक है। तो किसानों की हालत ऐसे धीरे धीरे किसानों की हालत खराब होती गई, और इसलिए प्रधानमंत्री ने किसान का जो बिल लाया था, जिस पर काफ़ी जाम वगैरह लगा था, किसान आंदोलन जो तैयार हुआ था, ये किसानों की हालत सुधारने के लिए, ठीक है। तो इस पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ये हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, दूसरा हमारा रीजनल वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ वर्कफोर्स, और ये चीज़। इसके बाद हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा ये है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन।
तो हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर फोकस करेंगे। ओके, तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सबसे बड़ा क्या है, ट्रांसपोर्ट। तो पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर आएंगे, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट को भी देखेंगे, कम्युनिकेशन को भी देखेंगे, इसी से डिफिनेशन निकल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो वो इसके अंदर हम उस हर तरह की फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को रखते हैं जो किसी भी राष्ट्र के फाउंडेशन, मतलब ग्रोथ का जो फाउंडेशन होता है, डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन होता है, उसको इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैसिलिटीज़, मतलब इसको हम कहते हैं बेसिक सपोर्ट सिस्टम कह रहे हैं। बेसिक सपोर्ट सिस्टम चाहे वो सर्विसेज के माध्यम से हो, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से हो। ठीक है, तो वो उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डालते हैं कि ये एक्चुअली किसी राष्ट्र के ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक सपोर्ट सिस्टम है। चलिए, तो ये देखिए ट्रांसपोर्ट है, उसमें सबसे बड़ा हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी कई तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेलवेज है, रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, ये सब सारे हमारे ट्रांसपोर्ट के हैं। तो शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स, पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि ऑल वेदर में, हर मौसम में जो है ना वो सड़कें, मतलब कंक्रीट रोड होगी तो हर मौसम में काम आएगी, कच्चा रोड होगा तो बारिश होगी खराब हो जाएगा। तो ऑल वेदर रोड्स का अभाव था ट्रांसपोर्ट में अंग्रेजों के समय में। अब इसके बाद रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज का आप जानते हैं कि 1850s में इंसेप्शन किया गया था, और पुणे से ठाणे, मुंबई टू ठाणे जिसको कहें, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चला था ये, पुणे से नहीं, मुंबई से ठाणे, मुंबई टू ठाणे। ठीक है, तो ये रोड का जो नेटवर्क था वो मतलब वो उसी एरिया में उन्होंने डेवलप किया जहाँ से उनको रॉ मटेरियल आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, तो रेलवे इनेबल्ड इंटीग्रेटिंग द नेशन एंड फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन बट कॉज्ड इकोनॉमिक लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ठीक है, इस पर दादा बनर्जी ने काफ़ी काम किया था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के ऊपर। तो ये स्थिति थी वहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट को रेलवे was used only for exploitation purposes and did not was meant to develop the India's और इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रॉस्पेरस करने का कोई एजेंडा नहीं था। ठीक है, तो ये हालांकि उसके एडवांटेज रेलवे के हुए धीरे धीरे, जब रेलवे दूसरे रूट्स पे चली, बहुत धीरे धीरे चली, उसके कुछ एडवांटेज हो गए। हाँ, भारत को जोड़ने का काम किया रेलवे तो ऐसा एजेंडा नहीं था उनका जोड़ने का, बट ओनली एडवांटेज तो हुआ। ओके, तो रेलवे इनेबल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन एंड फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन बट कॉज्ड इकोनॉमिक लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन पर। तो कम्युनिकेशन में हमारा टेलीग्राफ वाज पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, एडिक्वेसी ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, टेलीग्राफ was popular means of communication, introduction of electric telegraph, inadequacy of postal services। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट था जो हमने डेडिकेट किया था इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर। इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी जब हम 1950 से 1990 की बात करेंगे, जिसमें हमारा प्लानिंग का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ इसके ऊपर। तो इस फ्लो चार्ट के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए कुछ छोटे छोटे आंसर लेते हैं जिससे आपका जीके का भी बढ़ेगा और पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। नेम एनी वन प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में एक इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने भारत के इनकम को जानने का प्रयास किया। इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है VK राव। वॉज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड were considered very significant। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century? इट वाज लेस देन 2% विद ओनली 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल? द मेन रीजन वाज वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Low investment in agriculture also caused stagnation in the sector. Okay, the main reason was various systems of land settlement introduced by the British government. Low investment in agriculture was also caused stagnation in the sector. Next question, what is meant by agriculture productivity?
It is the rate at which agricultural production increases, changes. It is agricultural production per hectare of land. Okay. Next question. What percentage of India's population depends on agriculture during the British rule? 85% of India's population depends on agriculture during the British rule. Next question. Name the policy followed by British government with reference to India's industrial sector. It was a policy of systematic deindustrialization. Name the industry which was adversely affected due to partition. It was jute industry which was adversely affected due to partition. What was the main cause of food shortage in India after partition? Partition at the time of independence caused a drastic fall in agricultural production, leading to food crisis. How did colonial government use export surplus? The surplus was used to make payment for the expenditure incurred by an office, that is administrative setup by the colonial government in Britain, and also to fight war fought by British government. What was the impact of decay of handicraft industries in India? It caused massive unemployment of Indian artisans and shift of taste and preferences of people in the favor of demand of British products in India. What was the impact of decay of handicraft industries? ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ? It caused massive unemployment. ठीक है, जब यहाँ से चौपट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही ऑफ इंडिया or Indian artisans and shift of taste and preferences of people in favor of demand of British products. What were the थोड़ा सा आगे ऊपर चलें. Okay. What were the demographic conditions during the British rule? There was high birth rate, high death rate, high infant mortality rate, low level of literacy rate, and low expectancy. Define occupational structure. It is distribution of working persons across different industries. What is occupational structure? It is a distribution of working persons across different industries. What was the most important infrastructure developed during the British period? Railway was the most important infrastructure developed during the British period. What was the main reason to develop infrastructure by the British? It was to serve the colonial interest to earn profits by developing transport and communication. Define life expectancy. It refers to an average number of years for which a person is expected to live. Name the occupational system. There are market economy, capitalism, centrally planned economy, socialism, and mixed economy. Okay, name the economic system. The economic system है capitalism, socialism, and mixed economy. तो कैपिटलिज्म क्या है? मार्केट इकोनॉमी इसको कहते हैं. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं किसको? सोशलिज्म को. मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों होते हैं. मतलब कैपिटलिज्म मतलब इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, सोशलिज्म मीन्स पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का जहाँ को प्रेजेंस होता है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है. What is a mixed economy? In this economic system, the government and the market together solves the central problem of what to produce, how to produce, and for whom to produce. The market will produce those goods and services which it can produce well, and the government will produce essentially goods and services which the market fails to do. Define economic planning. What is economic planning? Economic planning is a system under which a set of targets is defined by the central authority of the country. Okay, these targets are to be achieved within a specified period of time, taking the resources of the country in consideration. Economic planning is based on the principles of mixed economy and covers both economic and social areas of planning. बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लानिंग. डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है उसको बताएं. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. खैर, economic planning is a system under which a set of targets is defined by the central authority of the country. These targets are to be achieved within a specified period of time, taking the resources of the country in consideration. Economic planning is based on the principles of mixed economy and covers the both economic and social planning. ठीक है, एक निश्चित ऑब्जेक्टिव के साथ कोई भी काम हम करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ, और हमारे देश में जितने रिसोर्सेज हैं उनको कंसिडर करते हुए कि हमारे पास कितना रिसोर्स है, उसके अनुसार हम एक टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को प्राप्त करने के जो विभिन्न स्रोत हैं, टूल्स हैं, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी, चूँकि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाहे वो हम पब्लिक सेक्टर के माध्यम से करें चाहे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से करें. ठीक है, और हमारे पास उन सारी चीज़ों को एक निश्चित समय अवधि में जब हम पूरा करने का प्रयास करते हैं तो वही हमारी प्लानिंग बन जाती है. ठीक है, ओके.
नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, जो देखेंगे ध्यान से। व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने शुरू किया था उसका क्या पर्पस था कॉलोनियल गवर्नमेंट का। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर with the protection and promotion of the economic interest of their home country। एक बार फिर रीड करते हैं। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy। It was due to their exploitative policies that Indian economy was drastically backward। ये उनका एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा था कि इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरह, मतलब बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई। इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया विच वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था, एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पुअर एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वो किस तरह की इकोनॉमी बन गई? एक पुअर, एक गरीब और रुकी हुई अर्थव्यवस्था बन गई। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड विद द सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। सरप्लस लेबर हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को चौपट कर दिया उन्होंने। सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड विद द सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। देख लो कितने अच्छे शब्द प्रयोग किए गए। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग तभी होगा जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो करना नहीं था, कोई सिस्टमेटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करता है तो उनके प्रोडक्ट बिकते कहाँ? इसलिए क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, विविधता उसमें आनी चाहिए, बहुत तरह के प्रोडक्ट बने, कोई एक तरह नहीं। जैसे टाटा के प्रोडक्ट में कितनी विविधता है, ठीक है, सीमेंट से लेके जो मदर उनका ऑर्गेनाइजेशन था आयरन एंड स्टील प्लांट, वहाँ से लेके मोटर बनाने लगे, कार बनाने लगे, बाल्टी बनाने लगे, क्या नहीं बनाते हैं, नमक बना रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड वॉज, अब देखो हर सेक्टर को टच किया गया है। क्वेश्चन में क्या, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये एक्सप्लॉयटेशन था उनका, एक पहला पैराग्राफ दिया एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद हर सेक्टर को उन्होंने किया, चाहे फॉरेन ट्रेड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सबके बारे में। तो ये पैराग्राफ में जो लिखा है उसको हम अलग अलग मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी, हाँ, इस तरह से हम एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या स्थिति, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो आसान हो जाएगा याद करना। लेकिन पढ़ने में सुंदर ये लग रहा है। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखिए एग्रीकल्चर की यहाँ बात हुई, इंडस्ट्री की बात हुई। सेक्टर क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब आ गया फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, जो आपने 6 चीज़ें पढ़ी थी, पांडव प्लस लॉर्ड श्री कृष्ण वाली स्थिति थी। एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या था, फॉरेन ट्रेड क्या था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या था, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। तो फॉरेन ट्रेड आ गया। वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, मतलब उनको अपने उद्योगों की चिंता थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इंक्लूडिंग द नेम। तो अब इसको हम अगर एग्रीकल्चर को 1 कर दें, इंडस्ट्री को 2 कर दें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड को 3 कर दें, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 कर दें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रिवेलेंट ऑफ रैम्पेज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड, अब ये हमारा डेमोग्राफी का पार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। इन अ नटसेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर एनॉर्मस, ठीक है। ये इन सब पॉलिसीज का परिणाम क्या हुआ? द
द प्रिवलेंस ऑफ रैम्पेज पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन of public economic policy. In a nutshell, the social and economic challenges before country were enormous. तो ये हमारा था क्वेश्चन जो है, what were the focus of economic policies pursued by the colonial government in India. क्वेश्चन को ट्राई करना है कि हम पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करें जिससे कि एग्जामिनर क्विक इसको पढ़ पाए. ठीक है. Name the some notable economists who estimated India's per capita income during the colonial government. तो दादा बनर्जी, विलियम दिग्वे, फिनले सिराज, R.C. देसाई एंड V.K. R.V. राव. ओके, ये लोग थे. ओके, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नहीं था, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको. नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. तो दादा बनर्जी, विलियम दिग्वे, फिनले सिराज, R.C. देसाई और V.K. R.V. राव. नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 में. सम अदर इंडस्ट्री सुगर, सीमेंट, केमिकल, पेपर इंडस्ट्रीज केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और ये लूप साइडेड डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज और जोग्राफिकल एरिया में इनका लोकेशन था. इंडस्ट्रीज कैसे सुगर है, इंडस्ट्रीज का पेपर इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज है ना, तो इन सबका लूप साइडेड डेवलपमेंट का कारण बना. ठीक है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है या आ चुका है. इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम रीड करते हैं. व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. एक्चुअली मैं पढ़ लिया था पूरा, समझा भी दिया था, लेकिन मैंने ऑन ही नहीं किया था. तो व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बहुत सारे सेंटर्स थे, जैसे कोयम्बटूर है, आंध्रा की पोचमपल्ली साड़ियाँ, सूरत की पटोला साड़ी, बनारसी साड़ी, मुरादाबाद ब्रास के सामान, अलीगढ़ के ताले, ये सब सारा हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा एक सेंटर हुआ करता था भारत. और इसलिए भारत को गोल्डन बर्ड के नाम से जानते थे, सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया. द मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू फोल्ड. दो मोटिव था. पहला, टू बाई रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियाज चीप रेट, भारत से सस्ती दर पर रॉ मटेरियल ले जाना, एंड दस टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर. और भारत को केवल एक एक्सपोर्टर, किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाने का उद्देश्य था. किस लिए? अपने मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए. दूसरा पॉइंट था टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ब्रिटेन में बनने वाली गुड्स जो थी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी, इन इंडियन मार्केट, भारत के बाजार में बेचना, वहाँ जो वस्तुएं प्रोडक्शन की गई. दैट इज टू टर्न इंडिया इनटू स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश गुड्स. और एक बहुत बड़ा बाजार अंग्रेज चाहते थे कि भारत को बना दिया जाए, वहाँ जो भी वस्तुएं वहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं उनके लिए. ठीक है. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला स्टेप क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चौपट हो चुकी थी, चौपट कर दिया उन्होंने अपने पॉलिसीज से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, पहला पॉइंट. ठीक है. अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के चौपट होने के बाद उन्होंने क्या किया कि पहला काम, भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना था उनका उद्देश्य, जिससे कि उनको उनके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रेगुलर रॉ मटेरियल मिलता रहे. ठीक है. दूसरा था कि वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है ब्रिटेन में, वो फिनिश गुड्स के लिए एक बहुत बढ़िया मार्केट बन जाता, जिससे वो रेगुलर अपने माल को यहाँ पर खपाते रहते, बेचते रहते. ये उनका उद्देश्य था.